अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर एवरीबॉडी, वेलकम। यू वाचिंग जियो पाकिस्तान, अब्दुल्ला हुमा के साथ। कैसे हैं आप सब लोग? बांग्लादेश डेवलपिंग स्टोरी, बहुत कुछ हो रहा है। जो स्टूडेंट लीडर्स हैं उनसे उनके आर्मी चीफ सुबह 11 बजे अभी मुलाकात करेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें देखनी है, ऑब्जर्व करनी है। क्या पाकिस्तानी सियासतदान भी कुछ सबक सीख सकते हैं इस एपिसोड से या नहीं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाते हैं। ऑल्दो ये डेवलपमेंट जो है आप देख सकते हैं कि काफ़ी दिनों से चल रही थी। बांग्लादेश से गुर्बत के खात्मे और माशी तरक्की देने की के दावे किसी काम ना आए और इक़्तिदार से चिमटे रहने की रविश सब कुछ बहा ले गई। बांग्लादेश की अवाम ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलट डाला। कर्फ्यू का नफाज, इजहार राय और सोशल मीडिया पर पाबंदी, ऑपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियां, रियासती ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल, और ये सारी चीज़ें बड़ी फेमिलियर भी लग रही हैं एक्चुअली अगर देखा जाए तो। अलगर्ज कोई भी हरबा से हसीना वाजिद की कुर्सी न बचा सका। हुकूमत के खिलाफ होने वाले एहतजाजी मुजाहरे एहतजाज में 300 से ज़ायद अफराद मारे गए हैं। बहुत से इसमें तलबा शामिल हैं, नौजवान, घरों के बच्चे। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद इस्तीफ़े से कुछ देर पहले तक मुजाहिरीन को सख्ती से कुचलने के ऐलानात करती रहीं, मगर आवाम की ताकत के सामने कुछ ना ठहर सका। और जब कल कर्फ्यू के बावजूद तलबा ने ढाका की तरफ मार्च शुरू किया तो हसीना वाजिद को सब कुछ छोड़ छाड़ हेलीकॉप्टर में भारत निकलना पड़ा। और इस तरह मुसलसल 15 साल तक बांग्लादेश पर बिला शिरकत गैर राज करने वाली शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा हो गया। कितनी वैसे ये एक अजीबो गरीब एक सिचुएशन और स्टोरी है, और अफसोस की बात है इट्स ऑल टू फेमिलियर, क्योंकि अगर हम अपने ख़ित्ते में ही देख लें तो इस किस्म की और इससे करीब हमने सिचुएशंस जो हैं वो देखी हैं। अच्छा जी, अब आपको बताएं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है कि कंट्रोल जो है, कंट्रोल संभाल जी, फ़ौज ने कंट्रोल संभाल लिया है, अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया है। सदर ने अपोजिशन जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरबराह खालिदा ज़िया की रिहाई का हुक्म भी दे दिया है और उन्हें हसीना वाजिद की हुकूमत ने रिश्वत सतानी के इल्ज़ाम में 17 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। तो शी वॉज ऑलरेडी इनकारसरेटेड, वो जेल में थी। फ़ौज ने कहा है कि आज से मुल्क से कर्फ्यू हटाकर तमाम स्कूल और इदारे, ऑफिस खोले जा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान, जहाँ जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ के जनरल हैं, और उनका कहना है कि अपोजिशन जमातों से मुलाकात के बाद कौम से खिताब में उन्होंने कहा है कि अबूरी हुकूमत के लिए शेख हसीना की अवामी लीग के सिवा तमाम सियासी जमातों से बात होगी। अवाम पर अमन रहें, अब किसी एहतजाज की ज़रूरत नहीं है। शेख हसीना वाजिद के इस्तीफ़े की खबरों के बाद ढाका में हज़ारों अफराद वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह, पार्लियामेंट और दीगर सरकारी इमारतों में घुसे। बांग्लादेशी अवाम को हसीना वाजिद के आमिराना तर्ज़ सियासत पर इतना शदीद गुस्सा था कि उन्होंने उनके वालिद और बांग्लादेश के पहले सदर शेख मुजीब के मुजस्समे गिरा दिए, उन्हें नहीं बख्शा, तोड़ डाला। हसीना वाजिद के इस्तीफ़े पर तलबा तंजीमों के नौजवानों के साथ उनके वालिदैन भी जश्न में शरीक हुए। मुजाहिरीन ने हुक्मरान जमात अवामी लीग के ज़िलाई दफ्तर को आग लगा दी। हसीना वाजिद इक़्तिदार की हवस में इस हद तक आ गई थीं कि अपनी जमात अवामी लीग के तलबा विंग बांग्लादेश छात्रों लीग को मैदान में उतारकर मुल्क में खाना जंगी का माहौल उन्होंने पैदा किया। शेख हसीना वाजिद अगर जमहूरी अंदाज में चलती रहती तो अपोजिशन को भी सियासत का हक देती, अपोजिशन के रहनुमा उस तरह से जेलों में ना होते। मतलब एक सोच होती है ना, और मेरिट पर फैसले भी करती हैं। अगर ऐसा होता, जमहूरी आज़ादियाँ सल्ब ना करती, इंतखाबी अमल को शफाफ रखती, तो उन्हें आज ये दिन ना देखना पड़ता। सिंपल सी ये बात है। हसीना वाजिद की हुकूमत का जिस अंदाज से खात्मा हुआ है, कल से हमारे यहाँ भी बहस चल रही है कि इसमें हमारे हुक्मरानों के लिए भी सीखने को बहुत कुछ है, और अगर वो गौर करें, एक्चुअली अगर चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। हमने दावत दी है बहुत से सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकारों को, और बारी बारी हम उनसे पूछेंगे कि हमारे यहाँ जो माहौल है, जो रहा है, और ज़ाहिर है बांग्लादेश और हमारी एक मुश्तरका हिस्ट्री भी है, तारीख़ है, और हम इस सारी एपिसोड से, इस डेवलपिंग स्टोरी, इस डेवलपमेंट से क्या सीख सकते हैं। गुज़श्ता 15 साल का दौर हुकूमत शेख हसीना वाजिद का, बड़े तरक्की के दावे करते रहे लोग, लेकिन वो तरक्की के दावे फिर जब आमिराना तर्ज सियासत होता है तो उसके आगे नहीं काम आते। तो लिहाजा सवाल जो हमने रखा वो यही था कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए इसमें क्या सबक है। सबसे पहले आपको हामिद मीर साहब से मिलवाते हैं, उनका क्या कहना है।
देखिए, जो बांग्लादेश में हुआ है ना, उसमें पाकिस्तान के सिर्फ सियासतदानों के लिए नहीं, पाकिस्तान के तमाम लोगों के लिए इसमें बहुत से सबक हैं। पहली बात तो ये है कि देखें, बांग्लादेश जो है ये वो जगह है जहाँ पे तहरीक पाकिस्तान शुरू हुई थी। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ढाका में बनी थी, ये कराची में या लाहौर में या पेशावर में तो बनी नहीं थी, तो उन्होंने ही तहरीक पाकिस्तान शुरू की थी। मुस्लिम लीग की पहली गवर्नमेंट भी वहाँ पर ही बनी थी 1937 में। आपकी जो करारदाद लाहौर है ना, ये तो 23 मार्च 1940 को मंजूर हुई थी लाहौर में, लेकिन मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट तो वहाँ 1937 में बन गई थी। तो उन्होंने, वो अक्सरियत में थे बंगाली जो हैं, हमने पहले उनके हकूक़ गसब किए तो उन्होंने हमसे जान छुड़ा ली। उसके बाद हसीना वाजिद साहिबा जो है, उन्होंने जब बंगालियों के हकूक़ गसब किए तो हसीना वाजिद ने उनसे जो जुल्म सितम किया तो बंगालियों ने हसीना वाजिद से जान छुड़ा ली। अब इसमें सबक क्या है? सबक ये है कि हसीना वाजिद के दौर में बांग्लादेश ने बड़ी तरक्की की, उन ख़ास तौर पे जो उनकी इकॉनमी के इंडिकेटर्स हैं वो बड़े बेहतर हो गए। लेकिन सबक ये है कि मुआशी तरक्की सब कुछ नहीं होती। जब आप लोगों के हकूक़ गसब करते हैं, जब आप पॉलिटिकल पार्टीज़ पर पाबंदियाँ लगाते हैं, जब आप सियासी मुखालफिन पर झूठे मुकदमात कायम करते हैं, जब आप मीडिया पर पाबंदियाँ लगाते हैं, जब आप सोशल मीडिया को बैन कर देते हैं, तो लोग जो हैं वो बगावत कर देते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। महफूज इनाम साहब जो हैं वो डेली स्टार, एक बांग्लादेश का अंग्रेज़ी अखबार है, वो उसके एडिटर हैं। हसीना वाजिद के दौर में उन पर 50 से ज़्यादा बगावत के मुकदमे बनाए गए। इतना, यानी कि हसीना वाजिद ने मीडिया के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया। तो अब जिस मुल्क में आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगेगी और वो मुल्क जो है वहाँ पर कोटा सिस्टम के नाम पे जो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की जाएगी, तो लोग तो जो है वो उस पर खामोश नहीं ना रहेंगे। दूसरा, जो पाकिस्तान के लोगों को जो इसमें जो सबक हासिल करना चाहिए, वो ये सबक हासिल करना चाहिए कि जो रियासती ताकत का इस्तेमाल है ना, उससे हुकूमत जो है वो रिवाइव नहीं करती। देखें, हसीना वाजिद साहबा का कमाल क्या था कि पिछले चंद साल में उन्होंने तमाम जो रियासती इदारे हैं उनको अपने साथ ऑन बोर्ड कर लिया। ये सारे एक पेज पे थे। तो ये जो हसीना वाजिद का नया मॉडल था कि फ़ौज भी उनके साथ थी, अदालतें भी उनके साथ थी, और जो हुकूमत है वो उसकी पार्लियामेंट में अक्सरियत थी। तो कहते थे जी 1 पेज की गवर्नमेंट है, ये नया बांग्लादेश मॉडल है। और बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में कहना शुरू कर दिया जी पाकिस्तान को भी एक बांग्लादेश मॉडल की ज़रूरत है। हसीना वाजिद की तरह एक प्राइम मिनिस्टर आए, 10 साल तक पाकिस्तान पे हुकूमत करे, तमाम इदारे उसका साथ दें, तो पाकिस्तान के सारे मसले हल हो जाएंगे। तो ये तो बात गलत साबित हो गई। तमाम इदारे अगर हुकूमत के साथ हों, प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़े हो जाएं और प्राइम मिनिस्टर इदारों की मदद से अवाम की फलाह बहबूद की बजाय अगर अपने इक़्तिदार को मजबूत करे और अवाम पर पाबंदियाँ लगाए, तो फिर बांग्लादेश मॉडल नहीं चलता। इसलिए पाकिस्तान में वो तमाम लोग गलत साबित हो गए जो कह रहे थे कि हसीना वाजिद का जो मॉडल है इसको पाकिस्तान में भी आजमाया जाए तो पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। मॉडल फेल हो गया जी। अब हमारे ही सामने वो मॉडल फेल हो गया है। शुक्रिया आपका हामिद मीर साहब। आसमा शिराजी साहिबा, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसमा साहिबा, क्या सीखें हम सब लोग? जी, जो बांग्लादेश में हुआ है, जाहिर है कि ये एक पूरे इस खित्ते की सबसे बड़ी और एक अनहोनी खबर है, लेकिन इसके लिए जाहिर है कि बहुत सारे इसमें सबक भी हैं। और पहला सबक तो ये है कि जो आपकी यूथ है, आपको उसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना चाहिए। आपके आबादी का इतना बड़ा हिस्सा जो है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है, उनकी ख्वाहिशात हैं, उनका रोज़गार है, उनकी तालीम है, उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और यही वहाँ पे मसला हुआ। वहाँ पे बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स थी, लेकिन एक बड़ी फॉल्ट लाइन यानी एक ब्लैक स्वान जो था वो वहाँ के जो नौजवान थे उनका वो गुस्सा निकला, जो कि वो 30% कोटे के ऊपर था, जो कि हुकूमत ने दिया हुआ था उन लोगों को, जो कि पाकिस्तान मुखालिफ जब वो तहरीक, उनकी आज़ादी की तहरीक थी, उस पर वो शामिल हुए थे। दूसरा बड़ा सबक जो है वो है जमहूरियत का। अगर अदम जमहूरियत होगी, जिस तरह से शेख हसीना वाजिद साहिबा गुज़िश्ता 16 बरस से बांग्लादेश को चला रही थी, उसमें मईशत तो बेहतर बिल्कुल हुई, लेकिन जो जमहूरियत थी वो ख़त्म हो गई और लोगों को वहाँ पे इजहार की आज़ादी नहीं थी। जिस तरह से उन्होंने सहाफ़ियों के साथ किया, जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पे पाबंदियाँ आयद की, जिस तरह से
उनके यहाँ जमहूरियत की में अदम इस्तेहकाम रहा, जिस तरह से एक सिंगल पार्टी के तौर पे उन्होंने अपने आप को रखा, अथॉरिटेरियनिज्म को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, इलेक्शन जिस तरह से करवाए 7 जनवरी 2024 को, वो सबके सामने है कि एक सिंगल पार्टी के तौर पे वो रूल करना चाहती थी, एक अथॉरिटेरियन के तौर पे वो हुक्मरानी करना चाहती थी। उसको एक ये इसमें यही सबक है, अपनी पॉलिसीज, ऑर्गेनिक आपकी पॉलिसीज, आपकी ऑर्गेनिक आपका नजरिया बयानिया, और फिर आपकी नौजवान नस्ल, और फिर आपकी आज़ादी राय और जमहूरियत और आइन, ये सबक है जो कि किसी भी मुआशरे को और ख़ास करके पाकिस्तान को बिल्कुल इसको देखना चाहिए और इसको मद्देनजर रखना चाहिए। शुक्रिया आसमा। अच्छा, ये भी बड़ा एक फिर सवाल बनता है ना, क्योंकि आसमा जिस तरह कह रही थी अभी कि इकॉनमी अगर देखी जाए बांग्लादेश की वो बड़ी बेहतर हुई, लेकिन ऑब्वियसली डेमोक्रेसी वेंट आउट ऑफ द विंडो जिसको कहा जाता है। कभी कभार लोग उस नहज पे पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पिक एंड चूज़ करना पड़ता है। तो जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं और इकॉनमी का जो हाल है, तो लोगों का बहुत ये भी सोच होती है कि भाई किसी तरीके से हमारे हालात अच्छे हो जाएं, और हालात में इकोनॉमी ही आती है। अच्छा जी, दिस वन आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, ज़ाहिर है बड़ी आपकी तहकीक है, मुताला है, बताइए इस एपिसोड से क्या अखज़ किया जाए, क्या सीखा जाए? बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने अपनी अपोजिशन को दीवार से लगा दिया था। खालिदा ज़िया मुसलसल जेल में थी, और जो गुज़श्ता इंतखाबात हुए उनका अपोजिशन ने बाइकाट किया था। तो हसीना वाजिद का इक़्तिदार ख़त्म हो गया। वो अपने हरीफों को ख़त्म करते करते ख़ुद ख़त्म हो गई, और आवाम ने एक इनकलाब बर्पा करके उन्हें मुल्क से भागने पर मजबूर कर दिया। पैगाम हमारे लिए ये है कि हमारी सियासी जमातें एक दूसरे के साथ मिल बैठें और मुस्तक़बिल को संवारें। एक दूसरे की स्पेस कम करने की बजाय और एक दूसरे का गला घोंटने की बजाय एक दूसरे को ज़िंदा रहने का हक़ दें। इसी तरह जमहूरियत चल सकती है, और इसी तरीक़े से हम आगे कदम बढ़ा सकते हैं। एक दूसरे कदम घोटने के बजाय एक दूसरे को स्पेस दें, मतलब अब भी नहीं तो कब। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी भट्टी साहब, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, इससे पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तानी सियासतदानों और पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए बहुत बड़ा सबक है। इन्हें सीखना चाहिए। सबक ये है कि जब आपका मैंडेट जाली होता है, जब आपकी हुकूमत इखलाकी बरतरी लेस और मकबूलियत लेस होती है, जब आपकी हुकूमत धौंस, धांधली और सीना जोरी पर कायम होती है, और जब आप अपने मुखालफीन पर जाली, झूठे और मन घड़त मुकदमे बनाते हैं, और जब आप अवामी राय का एहतराम नहीं करते, तो फिर इक़्तिदार छोड़कर भागना पड़ जाता है। हसीना वाजिद की तरह मफरूर होना पड़ जाता है। और इस बांग्लादेश के जो कुछ हुआ एपिसोड, इसमें हमारे हुक्मरानों के लिए बहुत बड़ा सबक है, और वो सबक ये है कि जब लानतज़दा मरूसी सियासत में सांस लेना मुश्किल हो जाए, जब हुक्मरान जमहूरी चोगे पहन कर डिक्टेटर बन जाए, और जब 10% के लिए मुल्क जन्नत और 90% के लिए मुल्क जहन्नम बन जाए, और जब आप अपने अदालतों को अपने ताबे बना लें, और जब आप अवामी राय का एहतराम ना करें, तो फिर आपको मुल्क छोड़कर भागना पड़ सकता है। मुल्क छोड़कर भागना पड़ जाता है, जिस तरह हसीना वाजिद भागी। और जब आप फाशिस्ट हो जाएं, सच सुनना छोड़ दें, सियासी मुखालफीन को अपने ताबे कर लें, अदालतों को किंगरू कोर्ट्स बना दें, जमहूरियत को मजाक बना दें, वोट की इज़्ज़त को वोट की ज़िल्लत में बदल दें, अकरबा बैरट की बजाय अकरबा परवरी ले आएँ, और आवाम की ना सुने, तब आपको मुल्क छोड़कर भागना पड़ सकता है। मुल्क छोड़कर भागना पड़ जाता है, जैसे हसीना वाजिद भागें। तो बहुत सबक है इसमें, सीखना चाहिए।
ये इसको छोड़ दीजिए कि हसीना वाजिद कितनी पाकिस्तान की मुखालिफ थी, इसको भी छोड़ दीजिए कि उन्होंने क्या मुल्क के लिए किया या क्या नहीं किया अपने मुल्क के लिए, लेकिन जब आप आवाम की नहीं सुनते तब आपको मुल्क छोड़कर भागना पड़ जाता है। बहुत शुक्रिया आपका इरशाद भट्टी साहब। भाई उधर भारत में बहुत बेचैनी है। वैसे हसीना वाजिद गई भी भारत ही हैं, वहाँ उनसे उनकी बेटी की मुलाकात का भी इम्कान है जो नई दिल्ली में मुकीम है। अब बांग्लादेश की सूरत हाल पर भारतीय हुकूमत ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली है और वो गौर ख़ास करेंगे इस पे कि क्या चल रहा है, और भारतीय वज़ीर ख़ारिजा इजलास में हालिया सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे सबको। और लिखने सुनने में ऑब्वियसली जितना हम फॉलो कर रहे हैं वो इंडिया उनकी फ़र्स्ट चॉइस नहीं थी, जाना वो लंदन ही चाहती थी, लेकिन वहाँ भी एक खदशा था कि एक वॉर क्राइम्स का एक ट्राइब्यूनल विद व्हाट इज़ हैपनिंग इन बांग्लादेश वो सेटअप होने वाला है, तो वो ये रिस्क नहीं ले सकते थे, एंड हेंस इंडिया बिकेम द चॉइस। ज़ाहिर है कि सैकड़ों लोगों की जान गई है गुज़श्ता एक हफ्ते में, 300 से ज़्यादा टू बी प्रिसाइज, मतलब इतवार को ही 135 लोग मारे गए थे। सो या सूरत हाल उनके लिए किसी ऐसे मुल्क में जहाँ उनके खिलाफ ये केसेस चल सकें बहुत बुरी हो सकती है। आगे जाके मजीद इस पे बात करेंगे और पर्सपेक्टिव भी लेंगे। आप लोग ओलंपिक्स देख रहे हैं बाय द वे? जी, and we are really looking forward to अरशद नदीम्स परफॉर्मेंस टुडे। हाँ, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में, और कि दुनिया जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं हमारे, कितने हमारे नहीं दुनिया के किस नहज तक, किस एंड तक जाते हैं टू परफॉर्म देयर बेस्ट टू देयर बेस्ट एबिलिटी। लेकिन फिलहाल हम जरा बात कर लेते हैं। अरशद के ग्रुप की अनाउंसमेंट हो गई थी। हाँ। और बता दें आपको कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेलों में एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कश्मकश क्रिकेट और हॉकी के मैदान के बाद अब पहुंची है जैवलिन थ्रो में, और अरशद और उन्हीं के मेंटोर, मतलब जिनसे वो बड़े इंस्पायर्ड हैं, बड़ा कैटेगोरिकली ना कहें लेकिन इंस्पायर्ड जरूर है, नीरज चोपड़ा। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के आखिरी एथलीट हैं अरशद जो मेडल जीतने की हमारी उम्मीद है, आज एक्शन में होंगे। हाँ जी, आखिरी पाकिस्तानी एथलीट हैं, बाकी सब तो आगे नहीं क्वालिफाई कर सके। और जैवलिन थ्रो मुकाबलों के ग्रुप्स का ऐलान कर दिया गया है। अरशद, नीरज एक ही ग्रुप में शामिल हैं। जैवलिन थ्रो का मुकाबला आज दोपहर 2:50 पर शुरू होगा। दिस इज गोइंग टू बी अ प्री क्वालिफायर सॉर्ट ऑफ अ थिंग। हाँ, उसके बाद फिर ऑब्वियसली आगे बात बढ़ेगी, लेकिन बड़ी दिनों से इंतज़ार था क्योंकि अब इतने दिन गुजर चुके हैं जब से स्टार्ट हुआ वो ओलंपिक्स, वी वर जस्ट वेटिंग कि हमारे जिनसे हमें उम्मीद है वो कब आएंगे। बाय द वे आई एम सो हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ द कंटिजेंट ऑल्सो, हालांकि हैंडफुल ऑफ हमारे स्पोर्ट्स पर्सन ही गए थे, लेकिन सारे ओलंपियंस तो बन गए ना। So they did their best. So by the way, इंडिया ज़ाहिर है वो बड़ा तैयारी भी करते हैं, और इतना 1 अरब की आबादी वाला मुल्क, वो बड़े डिसअपॉइंटेड हैं अपनी इस दफ़ा की ओलंपिक्स परफॉर्मेंस से, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ 3 ब्रॉन्ज ही लेने में कामयाब हुए हैं। काफ़ी है, मतलब खैर बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन उनका कंटिजेंट भी काफ़ी बड़ा था। हाँ, कंटिजेंट काफ़ी बड़ा था। उनको बहुत होप्स थी बैडमिंटन से, उसमें भी कुछ नहीं कर सके, उनकी बैडमिंटन जानी मानी जाती है। अच्छा, अब अगर क्रिकेट की बात की जाए तो वर्ल्ड कप में जो कुछ हुआ, ऑब्वियसली वो हम बिल्कुल नहीं आपको तंग करेंगे, दोहराएंगे नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट की बदतरीन परफॉर्मेंस थी और मुसलसल ख़राब परफॉर्मेंस से आम पाकिस्तानी जो है वो ज़रा थोड़े से मायूस हैं। वज़ीर आज़म भी परेशान हैं हमारे। शहबाज शरीफ ने कल गद्दाफी स्टेडियम की तामीर नौ का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी पर जोर दिया कि वो क्रिकेट टीम की भी तश्कील नौ जो हैं वो ज़रूर करें, और कौमी टीम में सिफारशी और पर्ची कल्चर जो है वैसे तो पूरे मुल्क में ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन क्रिकेट में तो बिल्कुल ही ख़त्म करें, तो ये उनका कहना था उनको। और उन्होंने एक्चुअली वज़ीर आज़म ने मेंशन किया इस बात को। हाँ, नहीं तो मैं अपनी तरफ से नहीं बना रही, देखें आप क्रिकेट टीम की उसकी दोबारा उसकी तश्कील नौ करें और सिर्फ मेरिट के ऊपर आप मुंतखब करें जो कि आपका खासा है। और अगर मिसाल के तौर पर वज़ीर आज़म भी आपको किसी की सिफारिश करे मेरिट के ख़िलाफ़, तो आप उसको ना माने, उसको आप पोलाइटली आप उसको डिक्लाइन करें। ये वाहिद तरीका है कि हम दोबारा खेलों के मैदान में हम क्रिकेट को, ये हॉकी है, दोबारा उसकी वो सुहानी यादें, जो भूली बसरी यादें ताज़ा कर सकते हैं।
अच्छा, तो इन अदर वर्ड्स वज़ीर आज़म का मोहसिन नकवी साहब को डू मोर का मुतालबा था। आपको पता है ना, बड़ा डू मोर हम यूज़ करते हैं, तो उन्होंने भी ये कहा। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि यकीन दिलाया इनफैक्ट कि ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं कि क्रिकेट जो है वो बेहतर हो जाएगी। उन्होंने कहा, जी चेयरमैन PCB ने मजीद कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए डोमेस्टिक सीज़न का भी ऐलान किया है उन्होंने, और बताया कि PCB तीनों फॉर्मेट्स पर मुश्तमिल चैम्पियंस कप का हर साल बाकायदगी से इनेकाद करेगा। इवेंट में 5 टीमों में 150 खिलाड़ी शरीक होंगे। डोमेस्टिक सीजन में डिटेल हम समझना चाहते हैं, डोमेस्टिक सीजन की तफसील भी, फिर ये सिर्फ लाहौर में ही तश्कीलें ना होनी है स्टेडियम की, कि हमारा जो बेचारा सा कराची का नेशनल स्टेडियम है और फिर उसकी रेनो की भी बहुत ज़रूरत है, आपको पता है बहुत ज़रूरत है। उसके लिए क्या प्लान्स हैं? सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, हमारे साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। सुहेल भाई अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा मतलब जो सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट की, वज़ीर आज़म भी ऐसा लग रहा है कि ज़रा परेशान हैं या कंसर्न्ड हैं एटलीस्ट। अब्दुल्ला, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये कहने की जरूरत क्यों पेश आती है कि जी तमाम तर फैसले जो हैं वो मेरिट पर होने चाहिए, किसी की सिफारिश नेचुरली होने चाहिए। सो राइट सुहेल, वजीर आजम कह रहे हो जो कि पैटर्न है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, या कोई और ओहदेदार जो आला ओहदेदार है, कोच है, जो एडवाइजर आते हैं, वो ये कहते हैं, तो इसका मतलब है कि एग्जिस्ट करती हैं ये चीजें पाकिस्तान के कल्चर में। मतलब यू आर सो राइट, क्योंकि एतराफ है ना फिर, क्योंकि पर्ची पे चीजें होती ही हैं और हर जगह होती हैं, तो अब नहीं होनी चाहिए। बड़ा ही ऑड लगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये फेलियर है एक चीज़ का कि आप इतने बड़े लेवल पे आके कह रहे हैं कि जिसका मतलब है कि आपने पूरे के पूरे निज़ाम को जो है वो शक की निगाह से देखा है। शक की निगाह से नहीं देखा, बल्कि एक मोहर लगा दी है उसके ऊपर कि जी हमारे यहाँ जो टीमें हैं, जो टीमें बन रही हैं पाकिस्तान की, वो सिफारिश के ऊपर बन रही है। मुझे ये बताया जाए कि कितने कुछ सिफारिशी खिलाड़ी 15 के स्क्वाड में आ सकते हैं? क्या आप 19-20 का फ़र्क हो सकता है कि जी आज़म खान क्यों आया, उसकी जगह पर आगा सलमान को होना चाहिए था, इफ्तिखार क्यों खेला, या विकेट कीपर उस्मान खान जो था वो क्यों आया, ये चीज़ें वो हैं। लेकिन आप ये कह देना कि जी मेरिट के ऊपर और मेरी भी सिफारिश हो तो वो कबूल नहीं करनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि आप पूरे निज़ाम को जो है वो शक की निगाह से देख रहे हैं। और हैरानगी का इजहार किया जा सकता है कि इसके ऊपर कि आप इतना बड़ा एक क्रिकेट का स्ट्रक्चर चला रहे हैं और आप उसके पूरे को ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पर जो है वो टीमें जो हैं वो सिलेक्ट नहीं होती। अगर सिलेक्ट नहीं होती तो आपने एक्शन क्या लिया? आपने अब तक आपने क्यों नहीं पूछा जो चेयरमैन है PCB के कि कहाँ है, 3 महीने हो गए हैं इस चीज़ को, 2.5-3 महीने हो गए, तो क्यों नहीं हुआ? कौन सा सिफारिशी? आप पिन पॉइंट तो करें। स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से ये काम नहीं चलेगा कि जी टीमें जो है वो मेरिट नहीं, और फिर नहीं सुहेल, फिर क्रिकेटर्स तक, प्लेयर्स जो हैं वहां तक क्यों महदूद रहे? मतलब कभी नहीं किसी ने ये सवाल किया है कि ये सिलेक्टर्स कहां से आते हैं, ये किसकी रिकमेंडेशन, सिफारिश, व्हाटएवर, मैनेजर्स, कोचेस, मतलब फिर तो आप पूरे निजाम पे नजर डालें ना। एडवाइजर भी आते हैं, तो क्यों बात रह गई? फिर मेरिट हर जगह होना चाहिए ना, खिलाड़ियों तक महदूद नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली, नीचे से लेके क्लब लेवल से लेके जहाँ पे आपको नर्सरी मिलती है, फिर कॉलेज हैं, फिर उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ से आपको कल्चर मिलता है। वहीं पर आपके जो ट्रायल्स हो रहे होते हैं वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि क्लब, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर या अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 के ट्रायल्स होते हैं, सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर मुझे आपसे मतलब कितना अरसा हो गया है, 2 दहाइयों से ज़्यादा हो गया मैं ग्राउंड में जाते हुए, मुझे जब ट्रायल्स हो रहे होते हैं अंडर 19 के, तो मुझे अप्रोच किया जाता है कि जी फलां को कह दे, जी फलां बंदा ट्रायल्स ले रहा है। अगर मुझे कह सकते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला जो ओहदेदारान है या जो कोचेज हैं वो अप्रोच नहीं होते होंगे। अगर वहाँ पर आपने एक अच्छा सख्त निज़ाम मॉनिटरिंग वाला कर दिया है, जिस तरह के चेयरमैन मोहसिन नकवी अब पूरे के पूरे पाथवे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, 3 नए टूर्नामेंट्स भी इनकाद करें, ये एक चैलेंजिंग है। पूरा 1 साल टूर्नामेंट रहने हैं, पूरा साल सीजन रहना है। मैं नहीं समझता कि पूरी दुनिया में किसी भी और मुल्क में इतनी ज़्यादा क्रिकेट होती है जितनी पाकिस्तान में होती है। आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, शेफील्ड शील्ड उसमें होता है, उनका अपना वनडे कप, दूसरा सब कुछ उनका जो ख़त्म है वो उनका समर सीजन, जिस तरह हमारे अपोजिट है, हमारी सर्दियाँ ख़त्म होती है तो उनका समर सीजन जो है वो ख़त्म होता है, और अब उनका समर सीजन जाके सितंबर में शुरू होना है, 6 महीने उनका कुछ नहीं होता। अब आपका जो सीजन है वो 1 सितंबर से शुरू होना है 2024 से, और उसने खत्म होना जाकर अगस्त में जाकर 2025 में। तो फिर इतना टफ स्केड्यूल है तो इसमें लीग्स कहाँ पे होंगी? वो जो 2 लीग्स होती हैं, कौन सी लीग्स की बात करें? मैंने कहा जो हर खिलाड़ी को इजाजत होती है कि जो 2 लीग्स खेलने जाके, वो कहाँ से मैनेज होंगी?
जी, ये गुज़िश्ता रोज़ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे चेयरमैन मोहसिन नकवी, उनसे क्वेश्चन ये किया गया था। हालांकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी गुज़िश्ता रोज़ की, ये सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट और चैंपियंस टूर्नामेंट के हवाले से, और बार बार जब उससे हट के क्वेश्चन किए जा रहे थे तो पूछा भी, वो बार बार ये कह रहे थे कि नहीं आप इसी टॉपिक के इर्द गिर्द रहें, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन जाते जाते हुआ जिसमें उनको कहा गया कि जी जब वर्कलोड इतना हो जाएगा, आप कह रहे हैं कि इतने टूर्नामेंट्स होंगे, 3000 फीट टूर्नामेंट। अच्छा, मुख्तसरन बता दें कि बांग्लादेश क्या पाकिस्तान टूर जो है वो मौजूदा सूरत हाल में क्या लगता है हो पाएगा? जी, मेरी गुज़िश्ता रात भी वहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के, उनके साथ मेरा पहले भी रब्ता रहता है, गुज़िश्ता रोज़ भी रब्ता हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टेटमेंट भी आया। जिस तरह के उनके दावे किए जा रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, अगले 1-2 रोज़ में तमाम तर जो हालात है वो मामूल पर आने की तवक्को की जा रही है। और इसी वजह से 48 आवर्स डिले है। बांग्लादेश की जो ए टीम यानी था जो कल सुबह पहुँचनी थी, अब 48 आवर्स की ताख़ीर से पहुँचेगी। इसी तरह भी टाइम है जो टेस्ट स्क्वाड है यहाँ पर पहुँचना है, वो 17 की पहुंचना, तब तक हालात खासे थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। उसका मरहला शुरू हो चुका है। बारिश हो रही है हर जगह। मुल्क के चारों सूबों में जारी बारिशों के नतीजे में बाज़ इलाकों में बाय द वे सैलाबी रेलों का सामना भी है और बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में कल सिर्फ एक दिन की हम बात कर रहे हैं 13 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। तो वो जब हम थोड़ा सा ही इंजॉय या मौसम के बदलने में वैसी एक एक्साइटमेंट होती है, वो फ़ौरन ख़त्म हो जाती है जब इस किस्म की खबरें सामने आती हैं। चित्राल में भी ग्लेशियर फटने से एक बड़ा और 5 छोटे पुल तबाह हो गए हैं। सिंध में मूसलाधार बारिशों से नुकसानात हो रहे हैं। इसके अलावा रोड़ी कनाल और जेकबाबाद की बेगारी कनाल में पड़ने वाले शगाब से फसलों को नुकसान पहुँचा है। बलूचिस्तान में नसीराबाद और दीगर इलाके हैं, वहाँ पर तेज़ बारिशें हुई हैं। NDMA ने आने वाले दिनों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया है। अब ये जरा थोड़ा सी कंसंट्रेशन ऑन द विजुअल्स दैट वी आर शोइंग यू। मैं कल परसों ये देख रही थी और सोशल मीडिया पे तो ब्रिजेस टूटने के और इस किस्म की बहुत से आ रहे होते हैं। ये बारिशें तो होती ही थी, मतलब हमेशा से हो रही हैं और फ्लडिंग भी होती थी, लेकिन इस किस्म के ख़तरनाक विजुअल्स और डैमेज, क्लाइमेट चेंजेस, वो सब कुछ पहले नहीं नज़र आता था जो अब नजर आता है। और अब ना सिर्फ आप उसको देख रहे होते हैं, आपको ये भी यकीन होता है कि इट विल ओनली गेट वर्स विद टाइम। ये भी यकीन जो है वो दिल में बैठ गया। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। सरदार साहब, कहाँ से शुरू करें? चलें कराची से शुरू करते हैं। कल भी अब्र आलूद मौसम रहा, कहीं फुहार सी पड़ी, कहीं बारिश हल्की फुल्की हुई। अदरवाइज अगले 24 घंटे अभी भी एक्चुअली हल्की फुल्की कुछ अगले 24 घंटे कैसे नजर आ रहे हैं आपको? बहुत शुक्रिया। देखिए, कराची में तो अगस्त में ये नॉर्मल वेदर होता है, जैसे क्लाउडी और इंटरमिटेंट ड्रिजल या लाइट रेन, खासकर शाम में, रात में लाइट रेन की तरफ हो जाता है, दिन में तो ड्रिजल ही होती है ज़्यादातर। तो इसी तरह का वेदर है अगले चंद दिन, वीकेंड तक एटलीस्ट इसी तरह का रहेगा। और फिर एक और स्पेल जो इस वक्त मौजूद है, लो प्रेशर एरिया राजस्थान के ऊपर, तो वो फिर कुछ उसके इंटर होने के इम्कान है। पहले ईस्टर्न सिंध में जुमे के दिन और फिर बढ़ता हुआ कराची में एतवार के दिन हो सकती है। जनरली तो लाइट टू मॉडरेट रेनी है, लेकिन हो सकता है चंद एक जगहों पर हेवी फॉल भी हो, जैसे कराची में आपने परसों रात देखा कि कुछ जगहों पर बहुत हेवी फॉल हो गई, कुछ जगहों पर कम रही। तो इस तरह से पिछला जो स्पेल था उसने सिंध भर में मानसून में, जो पिछला मानसून का स्पेल था उसने सिंध भर में बहुत अच्छी बारिशें दी हैं। नवाब शाह में, ऊपर सक्खर रोगी और इसी तरह से मीरपुर खास और दादुल, तमाम इलाकों में तकरीबन अच्छी तेज़ बारिशें हुई हैं। और इस वक्त वही बलूचिस्तान के जो शुमाल मशरकी एरियाज़ हैं, शुमाल मशरकी अजला हैं, उसमें झलमक्सी, नसीराबाद और फिर नीचे खुजदा, कल्लात, इन तमाम एरियाज़ में चल रहा है मानसून का स्पेल। और ज़ाहिर है पहाड़ी इलाके हैं तो वहाँ पर नदी नालों में तुग़यानी की सूरत में फिर वो जैसे आप बता रहे हैं कि वो हो जाता है, मतलब ये कि नुकसानात हो जाते हैं काफ़ी। और उस तरफ केपी साइड पे भी पिछले दिनों हो चुका और इस तरह से शुमाली इलाकों में भी। लेकिन अगले 2-3 दिन जो है कोई बहुत हैवी स्पेल नहीं है कहीं पर, लेकिन ज़ाहिर है इंडिविजुअल जगहों पर पाकिस्तान की टोपोग्राफी ऐसी है कि जहाँ पर भी थोड़ी सी देर के लिए बहुत हालात क्या उस तरफ हैं। और ख़ास तौर पे क्योंकि हम अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पे जो वीडियोस वगैरह, इवन नॉर्दर्न एरियाज़ की, मरी में भी लैंडस्लाइड्स, इन पहाड़ों में हमें को ट्रैवल वार्निंग्स भी देनी चाहिए। अब क्या हम उस तरफ पहुंच गए हैं कि लोगों को बता दें कि ये भी हो सकता है जहां बारिशें हो रही हों? क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों में काफ़ी ट्रेजेडीज भी देखी हैं उधर।
जी देखिए, हमारी जो एडवाइजरी इशू होती है ना, जब प्रेस रिलीज की सूरत में, मतलब वो जो सिग्निफिकेंट वेदर होता है, जब हैवी स्पेल एक तरह से आप फोरसी कर रहे होते हैं, तो उसमें मेंशन होता है कि ट्रैवलर्स जो हैं वो मतलब अवॉइड करें तो बेहतर है, और नहीं तो एहतियात ज़रूर करनी चाहिए, और एक तरह से फोरकास्ट को देख कर प्लान करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि पहाड़ी इलाके सवात हो गया, और उस तरफ मरी हो गया, गलियात हो गया, कागान नारान हो गया, इसी तरह से बलूचिस्तान के चंद एक जगह ऐसी हैं शुमार की जो एरिया है, वहाँ पर अगर 80-100 मिलीमीटर बारिश अगर पड़ जाए 1-2 घंटे में पहाड़ियों पर, तो सारा पानी जमा होकर नदी नालों की सूरत में नीचे आ जाते हैं, और फिर रास्ते कट जाते हैं, लैंडस्लाइडिंग होती है, तो इससे मतलब बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है। अच्छा, कराची का जरा ब्रीफली बता दें, यहाँ पे कोई तेज बारिश का स्पेल नजर आ रहा है आने वाले वीकेंड का आपने जिक्र किया है, तो वो बता दें। जी, ये जो नया स्पेल मैं बता रहा हूँ ना, कि जुम्मे के दिन ईस्टर्न सिंध में वही थरपारकर, उमरकोट वगैरह, वो अभी तक तो आसार इस तरह से हैं कि जो लोअर सिंध है उसमें वही थरपारकर, उमरकोट, बदीन और मीरपुर खास, इन एरियाज़ में, सांगड़ से नीचे ये हैदराबाद तक, इन एरियाज़ में तेज़ स्पेल मुतवक्के है। अब देखिए, वो डिपेंड करता है कि उसको मतलब अरेबियन सी से मॉइस्चर मिलता रहता है, फेवरेबल कंडीशंस रहती हैं। कराची में फ़िलहाल मॉडरेट टाइप की लग रही है रेन, वही एतवार के दिन, और उससे पहले तो वही लाइट रेन या ड्रिजल, ये जो नॉर्मल चीज़ होती है, ये चलती रहेगी। तो अब कुछ जगहों में अगर वो बिल्कुल कराची की तरफ मूव करके आती है हवाएं, तो फिर ये कि कुछ जगहों में तेज़ शावर्स भी हो सकते हैं। राइट सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कीपिंग अस अपडेटेड। अब ज़रा चूँकि कराची में थोड़ी सी बारिश भी बड़ा नुकसान कर जाती होती है, ज़रा उस पर भी बात कर लें। सुलेमान सादत खान, नुमाइंदा जियो न्यूज़, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुलेमान, हम देख भी रहे हैं विजुअल्स, वही सारी बात है, क्योंकि अब तो आवाम रिपोर्ट कर देती है कि उनके इलाकों में क्या क्या हो रहा है। तो बारिशें इतनी नहीं हुई जितने हमने सिचुएशन देखी है, जहाँ सड़कें भी टूट रही हैं, नाले भी काफ़ी ब्लॉक्ड हैं। आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं? जी हुमा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बारिशें उतनी नहीं हुई जितनी हमें तबाही देखने में मिलती है, लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि शहर के अंदर जो बड़ी अहम 106 शाहराएं, उनकी सूरत हाल तो कदरे बेहतर रही कि बारिश के कुछ देर बाद वहां से पानी चला जाता है, लेकिन जो अंदरूनी इलाके हैं, जैसे मैं आपको इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये क्लिफ्टन ब्लॉक 2 का इलाका है, KDA स्कीम 5 है, यहाँ से चंद ही कदम दूर जो है वो बिलावल हाउस है, और करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पर ये सड़कें बनाएगी। लेकिन मेरी अकब में अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस निज़ाम की बोसीदा हाली जो है उसकी मंजरकशी हो रही है कि सड़क जो है वो मौजूद है लेकिन टूटी हुई है। पानी जो कि बारिशें रुके हुए 2 दिन हो चुके हैं, पानी मौजूद है, गटर मौजूद है, लेकिन ढकना मौजूद नहीं है। तो ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो शहर के अंदरूनी इलाकों में होती है, और इस शहर का अलमिया ये है कि यहाँ पर निज़ाम तो ज़रूर मौजूद है, लेकिन तितर बितर निज़ाम है कि शहर का मेयर मौजूद है लेकिन उसके अंडर जो है वो KDA मौजूद नहीं है, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मौजूद नहीं है। शहर में 25 टाउन है जिनकी जिम्मेदारी है कि वो बरसाती नालों को अंदरूनी इलाकों में साफ़ करें, लेकिन बारिशों के बाद हमने देखा अहम शाहराहों की तो पानी निकल जाता है, नकासियाब हो जाती है, लेकिन अंदरूनी इलाके हमेशा जो है वो पानी भरने की जो है वहाँ पे शिकायत रहती है। और इस वक्त भी जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं, शहर के मुतादिद अंदरूनी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं, गंदा पानी मौजूद है, सीवरेज का निज़ाम मौजूद है, और ये सूरत हाल कोई आज के नहीं, हर बार ऐसे ही होता है, और इसकी इस बुनियादी वजह जो हमें दिखाई देती है। अच्छा, अब ये बताइएगा सुलेमान के निज़ाम जो है ना, वो मेयर कराची की जिम्मेदारी है कि पूरे शहर के नाले साफ़ करें, क्योंकि बहुत से इलाके उनकी जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं आते। वो कहते हैं जी हम तो अपने कर देंगे, बाकी नहीं करेंगे तो क्या बनेगा। तो किस किस की जिम्मेदारी है एक्चुअली, क्या क्या सफाई करे कोई? अब्दुल्ला, बुनियादी तौर पर शहर में 42 बड़े नाले हैं जिनकी जिम्मेदारी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की है, 520 छोटे नाले हैं जिनकी जिम्मेदारी 25 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी जो कि टाउन्स हैं उनकी ये जिम्मेदारी है। साथ ही साथ KDA एक बहुत बड़ा इदारा है, उसकी जिम्मेदारी है। लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनकी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है। दीगर लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं जिसमें KPT है, रेलवे है और दीगर इदारे हैं। तो इस शहर में 30 लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का तो महज सिर्फ 30% इलाका है। 30% कराची जो है वो
KMC की जिम्मेदारी है, 70% दीगर इदारों की जिम्मेदारी है, DHA है और दीगर इदारे हैं। लेकिन अगर तमाम तर इदारे जो है वो यकजा होकर काम करें तो सूरत हाल ऐसी ना हो। लेकिन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है, मेन शाहराहें क्लियर दिखाई देती हैं। लेकिन सुलेमान यही तो बात नहीं समझ आती है, लीड करना चाहिए ना किसी को। एग्जैक्टली, इसको डील करें ना। कितनी बार, कब तक हम यही कहेंगे जी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और एक दूसरे पे इल्जाम डालते रहेंगे। छोड़ दे नाले वगैरह भी, अगर सड़कों की बात कर लें, जो सड़कें बंद भी जाती हैं, जो सही होती हैं, उसमें कितनी बार हमने सिंक होल बनते हुए देखे हैं। अभी मतलब अभी रिसेंटली सड़क बीच में से टूट जाती है, नीचे गिर जाती है, पानी एक बह रहा होता है। ये भी तो सिंध हुकूमत की ही उसमें आता है, ज्यूरिसडिक्शन में। अगर अब बल्दियाती निज़ाम भी इनका अपना है, हुकूमत तो इनकी अपनी है, तो फिर कोई रीज़न नज़र नहीं आता कि इतनी बैड क्वालिटी, इतनी नाकिस क्वालिटी की चीज़ें इन द फर्स्ट प्लेस बनती ही क्यों हैं, जब उनको पता है कि ये थोड़ी सी भी बारिश नहीं ले सकेंगी। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। जिस सड़क के धंसने की आप बात कर रही हैं, उस सड़क को जो है वो सिंध हुकूमत ने ही बनाया और सिंध हुकूमत के मातहत ही लोकल गवर्नमेंट है। तीसरी बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये सूरत हाल है तो ये इनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशानी है। और गुज़िश्ता रोज़ हमने ये सवाल मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से भी कहा और किया, और उनका यही कहना था, गो कि उन्होंने इस बात का इंकशाफ भी किया कि ये सड़कें जो बनती हैं और उसके बाद टूट जाती हैं तो ये उन लोगों पर सवालिया निशान है और इन इदारों पर सवालिया निशान है जो कि इसकी थर्ड पार्टी असेसमेंट भी करती हैं। सिंध में तो अब चूंकि वैसे अगर मेयर कराची भी सवाल ही हमारी तरह करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि सवाल करना तो उनका काम नहीं है। वो अपनी क़यादत से बात कर सकते हैं, वो इस सिलसिले में कोई किरदार अदा कर सकते हैं। सवाल तो हमारा आप जैसे लोग तो करें फिर ना। वो क्यों नहीं एहतसाब करते? मतलब वो उस पोजीशन में है जहां वो इस बात का एहतसाब करें, वो हमारी तरह सवाल क्यों कर रहे हैं? सवाल तो हम आवाम करेंगे ना। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। हमने भी यही सवाल किया कि एक आम शहरी जो है वो मेयर कराची की जानिब देखता है, उसे नहीं मालूम कि इस निज़ाम में कितनी खराबियां हैं और ये होना चाहिए। तो जिस पर उनका ये कहना था कि एक पैराडाइम होना चाहिए जिसमें मेयर कराची को तमाम लैंड ओनिंग एजेंसीज का इख्तियार होना चाहिए, तो फिर वो जवाबदेह भी होंगे। उनका ये कहना है कि वो KMC की हद तक तो जवाबदेह हैं, लेकिन दीगर इदारे जिनके वो सरबराह नहीं है उस पर वो क्या बात कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ कराची वाटर कॉरपोरेशन के इख्तियार उनके पास है, जिस पर हमने उनसे पूछा कि ये जो सूरत हाल, पानी जो है वो खड़ा हुआ दिखाई देता है। उनका ये कहना था कि इतवार को जो उन्होंने इजलास किया, उस इजलास में उन्होंने शदीद बरहमी का भी इज़हार किया और वार्निंग भी दी है उन तमाम अफसरान को जिनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सेवरेज का वाटर कॉरपोरेशन का महकमा एक ऐसा है, ये तमाम तर सूरत हाल जो आप मेरे अकब में देख सकती हैं, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर गटर के ढकने होने चाहिए थे वाटर कॉरपोरेशन की। ये जो सेवरेज का गंदा पानी यहाँ पर मौजूद है, ये जिम्मेदारी जो है वो वाटर कॉरपोरेशन के महकमा सेवरेज की होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, चाहे आप उन्हें तब्दील कर दें। नहीं, इट इज़ अ टेरेबल स्टेट ऑफ अफेयर्स, इट इज़ अ टेरेबल स्टेट ऑफ अफेयर्स व्हेन यू लुक एट द सिटी। जो कराची के पुराने रहने वाले हैं उनका दिल खून के आंसू होता है, जो बात है। अब हम सुलेमान, आपने मेयर कराची की हमें बात सुनाई, लेकिन हम चाहेंगे कि आपके DA के सरबराह से, CBC के सरबराह से, KPT के सरबराह से, मतलब उनसे भी रब्ता करें और उनसे भी मौक़िफ़ लें कि भाई आप लोग अपने अपने इलाकों में क्या कर रहे हैं। और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने तो चले एक इलाके की वो बात कर रहे थे, पूरा कराची इसी तरह ही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब हम ही ये शो कितने अरसे से कर रहे हैं और हम ही ये बात कितने अरसे से कर रहे हैं कि जी जो आता है वो कहते हैं निज़ाम में खराबी है। तो भाई यही बोलते रहोगे कि निज़ाम में खराबी है या कुछ करोगे इस निज़ाम को ठीक करने लगता के लिए? जब वो बैठे हों और ऑब्वियसली वो ही आंसरेबल हों और वो कहें जी निज़ाम में नहीं, ये बात हमारी है करने वाली। आप तो कोई सोल्यूशन निकालें ना, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करें। तो आपने जो कानून साजी करनी है आप करें, मतलब आप चाहते हैं आपको, मतलब ये अजीबोगरीब बात लगती है ना, बिकॉज ये शहर ये डिज़र्व नहीं करता जो इसकी हालत है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, ये पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है। और अभी कराची में बाय द वे वो बारिश हुई नहीं है जो होनी है या हो सकती है, या जो लाहौर में भी हुई थी, या इससे पहले कराची में भी हुई है, या कराची में अभी तक, और लाहौर में तो कुछ 400 तक शायद बात पहुंच चुकी है। एनीवे, वी आर नॉट कंपेयरिंग दैट, लेकिन हमें अपना निज़ाम बेहतर करने की बहुत ज़रूरत पड़ चुकी थी सालों से।
लेकिन द फैक्ट कि इस वक्त तक हमने कुछ इतना टेंजिबल, कोई इतना कॉन्क्रीट काम नहीं किया, बहुत ही ये ट्रेजिक बात है। अब हम जहाँ बैठे हैं सदर में अतराफ की गलियां देख लें आप, सिर्फ शारा फैसल तो शहर नहीं है ना, और इसके अलावा भी शहर जो है। जब अच्छा काम होता है तो हम इसी फोरम पे बैठ के तारीफ भी करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा ही कोई क्रिटिसाइज या हमें कोई पॉट होल्स और सड़कें टूटी हुई नजर आ रही होती है। अब वो हैं तो नजर आएंगी ना। ये आपको एम ए जिना रोड की ही विजुअल्स हैं जो एक दफ़ा दोबारा दिखा दें। ये मेन शाहराहें हैं हमारी, ये गुरु मंदिर है जो अब आप देख रहे हैं, दिस इज़ मेन कराची। ये तो कोई कितनी कोई आप ये सिंक होल जिसका हम जिक्र कर रहे थे नाजमाबाद में, नॉर्थ नाजमाबाद में, ये वो है। हमने आपको मेन जगह दिखा दी है, ये सारों का ये हाल है। अब वैसे एक बात है, सारे इलाके एक जैसे हो गए सारे इलाके फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एक जैसे हो गए, रिवर्स कर लिया, एक जैसा हो गया। मतलब किसी जमाने में लोगों के जहन में अगर ये वहम होता था ना कि नहीं वो तो वहां तो बहुत महंगी जमीन है, वो पॉश इलाका है नो जी, वो आपके दिमागों में पॉश होगा, सब सारा कुछ एक जैसा हो गया है इस शहर में। ये सैड बात है, हम हंस रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही ट्रेजिक बात है कि ऊपर से नीचे तक मतलब इक्वालिटी तो है ना, एटलीस्ट आप पॉश में रहें या नॉन पॉश में रहें, गंद आपको वही मिलेगा। अच्छा जी, इससे पहले हम बांग्लादेश में बदलती सूरत हाल पर, अब तो बदल गई ये सूरत हाल, अब जो नई हुकूमत साजी होनी है उस पर बात कर रहे थे, और हम ये सोच रहे थे, मतलब हम सब मिलकर ये सोच रहे थे, हमने बहुत से मेहमानों को भी दावत दी हुई है कि हम क्या सीखें इससे। और मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय जान लेते हैं। जी मज़हर साहब। देखिए, बांग्लादेश में जो तब्दीली आई है वो माजी की तब्दीलियों से ज़रा मुख्तलिफ है। माजी में यानी 71 के बाद और शेख मुजीबुर रहमान की जो हलाकत के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, उसमें हमने बांग्लादेश में फ़ौजी मुदाखलत भी देखी। यहाँ जो मुदाखलत हुई है ये उस लिहाज से मुख्तलिफ नज़र आती है कि मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगाया गया, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि वो एक अबूरी हुकूमत कायम करेंगे, और ज़ाहिर है अबूरी हुकूमत की कोई मुद्दत उन्होंने मुकर्रर नहीं की। लगता यही है कि शायद ये जो अबूरी हुकूमत है इसकी मियाद ऐन मुमकिन है कि 90 रोज़ या इससे ज़्यादा हो, और फिर वो इंतखाबात करा के दोबारा वहाँ बांग्लादेश में जमहूरियत बहाल हो। पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए और पाकिस्तानी उनके लिए इसका बुनियादी सबक यही है कि इश्यूज़ को जो हैं, ख़ास तौर पे लोगों के इश्यूज़ जो हैं उनको फौरी तौर पे एड्रेस किया जाए। जो हम सड़कों पर एहतजाज देखते हैं, ये कहना तो बड़ा वो है कि एहतजाज हर का हक़ है, बिल्कुल हक़ होता है, आइनी हक़ भी होता है, लेकिन सबसे अहम बात यह कि अवाम के जो मसाइल हैं, जो ख़ास तौर पे रोटी, बिजली, पानी, महंगाई का जो तूफ़ान है, यानी चीज़ों को उस नहज तक ना पहुँचने दिया जाए जिस नहज के बाद जो है वो इस तरह की सूरत हाल निकल कर सामने आए जैसी हमने बांग्लादेश में देखी है। तो पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि खुदा के लिए अपने इशूज़ जो हैं, ख़ास तौर पर अवाम रिलेटेड इशूज़ जो हैं, वो मिल बैठ कर हल करें, डेमोक्रेसी को मजबूत करें, क्योंकि डेमोक्रेसी के अलावा आपके पास कोई सिस्टम है नहीं। अगर कोई ये समझता है कि कोई नेशनल गवर्नमेंट टाइप की चीज़ बना ली जाए, कोई और तजुर्बा कर लिया जाए, सबसे बेहतर ये है कि इस मसले का भी हल यही है कि डेमोक्रेसी अगर पर सवालात हैं तो उसको और बेहतर किया जाए। थैंक यू मज़हर साहब। मज़हर साहब, बात प्रॉब्लम ये भी है ना हमारी कि वो कह रहे हैं उस आपने कहा है ना उस नहज तक बात ना पहुंच जाए, हमारी वो जो नहज है ना वो लाइन वो हमारी आगे ही चली जाती है। इतना टेस्ट एंड ट्राई होती है अवाम कि वो जो एक लफ्ज़ हमारे साथ यूज़ होता है कि पाकिस्तानी अवाम बड़ी रिजिलियंट है, ये हम हैं रिजिलियंट, हमें बता जितना पीटो हम वो ले लेते हैं। उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी चीमा साहब, क्या राय है आपकी सीनियर साहब की तज्ज़ियाकार? शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के फाउंडर हैं और शेख हसीना वाजिद के फादर, वो जब 1970 के इलेक्शन हुए थे तो जो अभी बांग्लादेश है उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान था, तो 2-3 सीटों के अलावा सारी सीटें उनकी थीं, यानी कि हर तरफ वो इतने ज़्यादा पॉपुलर थे। लेकिन 1975 में उनके ख़िलाफ़ इतनी रिजेंटमेंट भी बढ़ गई फ़ौज के अंदर भी और अवाम में भी कि उनको जो मिड रैंकिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने कू किया। हसीना वाजिद ने उससे क्या सीखा? हसीना वाजिद ने कोई ऐसा रवैया अपना जमहूरी नहीं रखा, बल्कि वही यानी कि वो एक फ़ौज की अपने आप को विक्टिम भी समझती थी, लेकिन एट द सेम टाइम वो एक
सिविलियन रूप में वो भी एक डिक्टेटर थी, और जो उनके आखिरी 15 साल थे, पहले भी उन्होंने 5 साल पहले भी लगाए, तो आखिरी जो 15 साल थे उसमें तो बहुत ज़्यादा एक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, जो अपने मुखालफिन हैं उनको गायब करा दिया, कई लोग जो हैं उनको मार दिया गया, और बहुत ज़्यादा एक खौफ का आलम था, मीडिया की सेंसरशिप अपने अरूज पर थी। और ये उस पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ कि जो अपने आप को समझती थी कि उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, यानी कि उन्होंने भी कुछ सीखा नहीं है। अभी भी जो मौजूदा आर्मी चीफ़ है जिन्होंने इनको इधर से सेफ़ एग्ज़िट दिया है, ये 1 माह पहले आए, 2 माह पहले आए हैं, लेकिन जब मुश्किल टाइम आए तो आर्मी चीफ़ भी इनको नहीं बचा सका, अवाम के गज़ब से इनको नहीं बचा सका। तो लिहाजा जो हमारे भी लीडर हैं उनके लिए सबक ये है कि अपने रवैये जमहूरी बनाएं। ये ना सोचें कि मैं एक ताकत जब मेरे पास आ जाए तो मैं भी एक सिविलियन डिक्टेटर बन जाऊं। हमारे यहाँ जो है ना, एक सिविलियन बालादस्ती और शख्सी बालादस्ती को कंफ्यूज किया जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अपनी शख्सी बालादस्ती के लिए लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो उसको सिविलियन बालादस्ती का नाम देते हैं। अवाम के जज्बात की अक्कासी करें, उनकी तर्जुमानी करें, अदरवाइज़ अगर अवाम का गुस्सा हद से बढ़ जाए तो उसका अंजाम फिर इसी तरह होता है जो इस टाइम हसीना वाजिद का हुआ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में बात तो फिर पर्सनल ईगोज की ही आ गई। इन एनी केस बहुत शुक्रिया उमर चीमा। अच्छा जी, हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश में सूरत हाल कोशिश की जा रही है कि नॉर्मलसी की तरफ आए, और अब जो स्टूडेंट लीडर्स हैं उनकी मुलाकात भी होनी है आर्मी चीफ के साथ। साथ ही फ़ौज को आज से कर्फ्यू उठाने और तालीमी इदारे खोलने का फ़ौज की तरफ से ऐलान किया गया है, और आज सुबह ढाका में स्कूल्स खुले हैं और बच्चे जाए, उसमें स्ट्रेंथ बहुत कम है, अटेंडेंस बहुत कम है, लेकिन स्कूल्स खुले हैं, क्लासरूम्स में क्लासें चल रही हैं, पढ़ाया जा रहा है। और नॉर्मलाइजेशन फ़ौरन ही करनी थी, क्योंकि जो डिमांड थी, जो करना चाह रहे थे, वो तो सब कुछ हो गया। नाउ दे नीड टू गेट बैक टू नॉर्मल। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां नौजवान रवायती शोबों में मुलाजमतों के बजाय, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड, अपना कारोबार और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की तरफ बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं। लेकिन बहुत से मसाइल की वजह से ये काम इतना आसान नहीं है। हुकूमत और मुख्तलिफ इदारों की मदद मिल जाए तो ये काम आसान भी हो सकता है, और ये काम आसान बना रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में कायम नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स। गुज़िश्ता 5-6 बरसों से आपको बता दें, इन सेंटर से कई स्टार्टअप्स ने जन्म लिया है, ज़बरदस्त कामयाबी भी हासिल की है, लाखों नौकरियां भी पैदा हुई हैं और अरबों डॉलर ज़र मुबादला भी मिला। हाउएवर एक प्रॉब्लम है, कमी जो महसूस हुई है वो ये है कि नौजवान एंटरप्रेन्योर्स को इन सेंटर्स का पता ही नहीं है। जो स्टार्टअप करना चाहते हैं बच्चे, उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सो कुछ बुनियादी मालूमात हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद जुनैद, हेड ऑफ प्रोग्राम्स, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची। बहुत शुक्रिया अहमद साहब। अहमद साहब, जाहिर है जो इस शोबे से वाबस्ता हैं उन्हें पता है कि इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है, लेकिन वो बच्चे जो अभी कुछ सोच रहे हैं और इस तरह की कोई सहूलत मौजूद है उनके लिए एक्सप्लेन कर दें कि आपका क्या किरदार होता है, एक इंक्यूबेशन सेंटर क्या करता है। अब्दुल्ला हुमा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज मौका दिया टू इंट्रोड्यूस पाकिस्तान के अंदर जो टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी बिजनेस आइडिया है, अगर आप एक यंग स्टूडेंट हैं या कि आप कोई सीजन प्रोफेशनल भी हैं, आप किसी भी इंडस्ट्री के शोबे के अंदर कोई जिद्दत ला के उस काम को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप ना सिर्फ जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर्स पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। मैं NIC कराची को रिप्रेजेंट करता हूँ, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर है, और मेरी कंपनी LMKT जो है इज़ मैनेजिंग 3 ऑफ द लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स, कराची, पेशावर और हैदराबाद। अब्दुल्ला, अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर्स की बुनियाद इग्नाइट टेक्नोलॉजी फंड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम के अंडर एक इदारा है, ने रखी थी 2018 के अंदर, और ये 6 ईयर्स आपने कंप्लीट कर चुका है, और इस वक्त पाकिस्तान के 8 शहरों के अंदर ये टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं। अच्छा अहमद, ये बताएं, क्योंकि हमने अपनी इंट्रोडक्शन में ये ज़रूर बताया कि ऑफ कोर्स ऐसे एवेन्यूज़ हैं, जिस तरह इस इंक्यूबेशन सेंटर की आप बात कर रहे हैं, बड़ा सक्सेसफुली चल रहा है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ज़्यादा लोगों को पता नहीं है? क्या आप लोग पिकी हैं इस मामले में कि कौन हमारे पास आएगा, किसकी हम मदद कर सकते हैं, या फिर मार्केटिंग नहीं है, इंट्रोडक्शन नहीं है यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जहाँ से आइडियाज़ हो सकते हैं? ये इसकी रीजनिंग बता दें बिहाइंड इट।
हुमा, इसमें हम जिस तरह आपके इस प्रोग्राम की मैं अगेन मशहूर हूँ कि हम इसको मज़ीद इन्हांस कर रहे हैं। ये प्रोग्राम 6 साल से पाकिस्तान में बड़ा सक्सेसफुली रन हो रहा है, और जब हम अपने कोहोर्ट्स इंडक्ट करते हैं या बैचेस इंडक्ट करते हैं, एवरी ईयर 2 कोहोर्ट्स आर इंडक्टेड अक्रॉस पूरे मुल्क में डिफरेंट इंक्यूबेशन सेंटर्स के अंदर, तो ना सिर्फ हम यूनिवर्सिटीज़ को अपने पार्टनर्स को बुलाते हैं, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस को उसका पार्ट बुलाते हैं, लेकिन मैं आपकी तवस्सुत आम आवाम को भी ज़रूर पहुँचना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स में इसका शऊर है। हमारे पास अगर मैं सिर्फ एक NIC कराची की भी बात करूं हुमा, तो हमारे पास 30+ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सिंध की अक्रॉस सिंध हमारे साथ पार्टनर्स हैं, और हम वहाँ जाके एक्सटेंसिव आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं, और टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर्स विद इन यूनिवर्सिटीज़ भी इस्टेब्लिश हो रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट शायद आवाम के लिए इसलिए अभी भी नया है क्योंकि 5-6 साल कोई बहुत बड़ा टाइम पीरियड नहीं है। सदियों लग चुके हैं अमेरिका में, डेकेड्स लग चुके हैं इंडिया के अंदर, और ये इकोसिस्टम इवॉल्व हो रहा है और बिल्ड होता जा रहा है। अच्छा, अब क्या सहूलत होती है जो आप लोग फराहम करते हैं इस इंक्यूबेशन सेंटर में? क्या आप लोग कनेक्ट कराते हैं टू द रेलेवेंट पीपल? इन बच्चों को कुछ फंड्स भी मैसर आ सकते हैं? कोई क्लाउड स्पेसेस हैं, मतलब डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं क्या जो आप लोगों को मिलती हैं, आप इन्हें आगे सपोर्ट सिस्टम के तौर पे फराहम करते हैं? व्हाट आर द फैसिलिटीज़ दैट अ स्टूडेंट और स्टार्टअप वुड गेट बीइंग इन एन इंक्यूबेशन सेंटर? अब्दुल्ला, अगर हमारे पास कोई भी बिजनेस आइडिया आता है, इट कैन कम एट एन आइडिएशन स्टेज, इट कैन कम एट एन एक्सेलरेशन स्टेज। हम आपको एक फ्री स्पेस और एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जहाँ विच वर्क्स ऑलमोस्ट 12 आवर्स अ डे। आप वहाँ पे आके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे करिकुलम है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के करिकुलम्स हैं। हमने फाउंडर्स इंस्टीट्यूट, एक ग्लोबल एक्सेलरेटर है, उसका करिकुलम रन किया हुआ है। हमारे पास INSEAD बिजनेस स्कूल, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल है, उसका करिकुलम है, हम वो भी रन करते हैं। हमारा अपना सेल्फ डिज़ाइन करिकुलम भी है, हम वो भी ट्रेन करते हैं। उसके बाद अब्दुल्ला, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर एनी बिजनेस इज़ टू हैव फंडिंग। हमारी इन्वेस्टर समिट्स होती हैं, हमारी एंजल इन्वेस्टमेंट राउंड्स होते हैं। पाकिस्तान के अंदर पिछले अगर मैं 2-3 साल में इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स के ऊपर बात करूं तो $300-350 मिलियन 2022 से लास्ट ईयर $74 मिलियन पे ये बात आ चुकी। इट इज बिकॉज ऑफ डिफिकल्ट। कोई सक्सेस स्टोरी जो आप हमसे शेयर करना चाहें, जो आज प्रोडक्ट हम जानते हैं, जो सर्विस, और वो आपके किसी इंक्यूबेशन सेंटर की पैदावार है? साथ ही ये भी बता दें अहमद कि क्या आइडिया ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं? बिकॉज पीपल आर वॉचिंग अस राइट नाउ, क्या चीज़ों को इन माइंड रखना चाहिए उन्हें? अब्दुल्ला हुमा, अगर एक मैं बात करूँ, बाइकिया इज अ हाउस होल्ड नेम। बाइकिया वाज एक्सेलरेटेड एट NIC कराची। एक बहुत यूनिक स्टार्टअप था जिसने ट्रांसपोर्टेशन की मोबिलिटी के चैलेंजेस को सॉल्व कर दिया। ना सिर्फ उसने रोजगार क्रिएट किया बल्कि बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी को सॉल्व किया। आपकी इंडस्ट्री के बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। एग्रीकल्चर में बात करूँ, फार्मदार एक बहुत अच्छा स्टार्टअप है जो सैटेलाइट मैपिंग के थ्रू फार्मर्स को प्रोवाइड कर रहा है कि आपके इन इलाकों में क्या चीज़ काश्त करें ताकि आपकी एग्रीकल्चरल यील्ड बढ़ सके। फाइंड माई डॉक्टर एक स्टार्टअप है जो टेलीमेडिसिन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह की आप टेलीमेडिसिन उठा लीजिए, आप एजुकेशन उठा लीजिए, आप मोबिलिटी उठा लीजिए, आप एग्रीकल्चर उठा लीजिए। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप किस डोमेन के एक्सपर्ट हैं। पाकिस्तान में तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कराची को एज अ सिटी ही मैं उठा लूँ तो आसानी एक हमारा स्टार्टअप है जो वाटर मैनेजमेंट के ऊपर कराची के और पाकिस्तान के वाटर मैनेजमेंट चैलेंजेस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। इरवर्दे एक स्टार्टअप है जो क्लीन टेक में काम कर रहा है, गार्बेज कलेक्शन कलेक्ट करता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं, इट कैन बी एनी आइडिया। मैं यंगस्टर्स को एक बात ज़रूर सजेस्ट करता हूँ, स्पेशली फॉर पीपल हु आर डूइंग देयर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स। आप वो प्रोजेक्ट परस्यू करें जिसको आप एक्चुअली एक बिजनेस वेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपके पास अब ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। आप आए, हमारे पास आए, हमसे इंटरैक्ट करें। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जी बच्चे कैन एक्सेस दोज इंफॉर्मेशन। और ये बड़ी अच्छी आपने एडवाइस दी है कि फाइनली ईयर प्रोजेक्ट में वो चीज़, वो प्रोजेक्ट लेके जाएं जिसको आप अल्टीमेटली अपने बिजनेस आइडिया में, एक्चुअल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकें। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस अहमद साहब। दैट इज ऑल द टाइम वी हैव, बट यस, मल्टीपल शहरों में ये इंक्यूबेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं। ये वो माहौल फराहम करते हैं जिसपे ये जो प्रोडक्ट्स इन्होंने जिक्र किया है, जो सर्विसेज जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये फलती फूलती हैं, उसमें परवान चढ़ती हैं, उसमें पैदा होती हैं एक्चुअली ये चीज़ें। यूके में जी सफ़ेद फार्म इंतहा पसंदों ने मुल्क में गदर मचा रखा है। ख़ास तौर पर मुसलमानों और उनकी इबादत गाहों के ख़िलाफ़ हमले किए जा रहे हैं। अब इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ वायलेंस और सैकड़ों लोग जो हैं वो अरेस्ट भी हुए हैं। असाइलम शेल्टर्स को अटैक किया गया है। 250 से ज़ायद नस्ल परस्त फसादियों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन इसमें बहुत सारा किरदार जो था ना वो फेक न्यूज़
और मिस इन्फॉर्मेशन का था कि बात इस नहज तक पहुंची। लंदन से हमने ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लंदन मुर्तज़ा अली शाह से रब्ता किया और उनसे जब पूछा कि क्या माजरा है तो उन्होंने मुख्तसरन हमें ये बताया कि ये इशू कैसे शुरू हुआ और यहाँ तक कैसे पहुँच गया। सुने जी, आज से एक हफ्ते कबल जहाँ पर साउथ पोर्ट है जो लिवरपूल में एक एरिया है, वहाँ पर सुबह के वक्त 3 बच्चों को उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब एक 17 साला नौजवान जो कार्डिफ में वहाँ लोकली पैदा हुआ था और जिसके वालिदैन जो ओरिजिनली रवांडा से जिनका ताल्लुक़ है, उसने बेदर्दी से 3 बच्चों को कत्ल किया चाकू से। और फिर वहाँ पर जो असातिज़ा और दीगर तकरीबन 8 लोग हैं बच्चे हैं जिनको उसने शदीद ज़ख्मी कर दिया। और फिर फ़ौरन अगले दिन सोशल मीडिया पर यह ख़बर गर्दिश करना शुरू हुई कि जो 17 साला जो लड़का है वो मुसलमान है और ये कि वो गैर कानूनी तरीके से यूके आया था और ये कि वो बरतानिया के जो बेनिफिट्स थे वो भी खा रहा था और ये कि उसका एक अरब नाम है अल शक्ति इस तरह का। ये सबसे पहले ट्विटर के ऊपर जो फार राइट या रेसिस्ट ग्रुप्स हैं उन्होंने ये खबर चलाना शुरू की। ये सारा कुछ होने के बाद प्रोटेस्ट शुरू हुआ फेक न्यूज़ की बुनियाद पर, लेकिन फिर कोर्ट में उस लड़के का नाम सामने आया और ये क्लियर हो गया कि उसके वालिदैन रवांडा से हैं और वो क्रिश्चियन है, मकामी चर्च में जाते हैं, लड़का चर्च में जाता है। लेकिन उस वक्त तक जो फार राइट ग्रुप्स हैं, जो रेसिस्ट ग्रुप्स हैं, उन्होंने ये कह दिया था कि ये मुसलमान था और हमने हमले करने लिहाजा साउथ पोर्ट में वहाँ की जो मकामी मस्जिद है पर हमला कर दिया, मस्जिद की दीवार गिरा दी और वहाँ जितने भी लोग अंदर थे वो तकरीबन वहाँ 10 से 12 घंटे तक ट्रैप्ड रहे। और अगर वहाँ पर पुलिस और जो मकामी इंग्लिश कम्युनिटी उनके डिफेंस को ना आती तो शायद वहाँ पर हलाकतें हो जाती। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ मिसइंफॉर्मेशन अच्छा, रिस्पांस तो काफ़ी सख्त नज़र आया। हमने ये भी पूछा मुर्तज़ा अली शाह से कि बरतानवी हुकाम ने कुछ एक्चुअली तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुसलमान आबादी को पर्टिकुलर इन इलाकों में कुछ किया या बस ज़बानी जमा खर्च है? जी, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कोबरा मीटिंग बुलाई है और ये ऐसी मीटिंग सिर्फ उन हालात में बुलाई जाती है जब बरतानिया की नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरा हो, टेररिज्म का ख़तरा हो और जब हालात सिविल वार की तरफ जा रहे हों। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ की हुकूमत कितनी परेशान हुई है इन जो फसादात हुए हैं। उसमें बाद चीज़ें उन्होंने इनकरेजिंग की हैं। जो प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर है उन्होंने कहा है कि जो मसाजिद हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो एक रिस्पांस यूनिट बना रहे हैं जो क्विक रिस्पांस देगा ताकि मसाजिद को प्रोटेक्ट किया जा सके जो रेसिस्ट हैं उनके अटैक से। उन्होंने ये भी कहा है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो स्विफ्टली एक्ट करेगा। जो होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा कि जो अब जो है ना कोर्ट्स जो वो 24 आवर्स बेसिस पर काम करेंगी और जो मुजरिम है उनको सजाएं दें। शुक्रिया आपका, थैंक यू। एप्रीहेंड तो उनको करना चाहिए जिन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन ये फैलाई है। वी गोना सी यू टुमारो इंशाल्लाह जी, टेक केयर।